Hello everybody, my name is वीर प्रताप सिंह and I welcome you all back to Prayoga IAS. So आज हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है ऑफ द सिलेबस डिस्कशन. इन द प्रीवियस सेशन हमने क्या किया था? हमने डिस्कस करा था इंडियन कल्चर के बारे में, देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में एंड द फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में. इसके बारे में हमने डिटेल्ड देखा था. वेरएज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने आपको ये बोला था कि इसका जो डिटेल्ड ब्रेकडाउन है, एकदम माइक्रो लेवल ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेबस, जिसकी वजह से आपका नियरली 1000 पेजेस का कंटेंट आप रिफॉर्म कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्ड मैनर में और कम टाइम में आप रिवीजन के साथ आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को खत्म कर सकते हैं. इसके लिए जो माइक्रो सिलेबस का एनालिसिस है वो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो आगे बनाएंगे. जब भी हम आगे चल के जो पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह करेंगे उस पर्टिकुलर समय पे मैं आपको इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा. हाउएवर इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि पार्ट सेकंड में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो सिलेबस का ब्रेकडाउन है उसे हम करेंगे, जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी अपने मेंस के सवालों के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस में से किस हिसाब के सवाल पूछता है और कौन से वेरियस डिमेंशंस के अंदर वो सवाल पूछता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड हिस्ट्री इज अनदर मेजर टॉपिक जिसके ऊपर यूपीएससी जीएस 1 में सवाल पूछता है. सो टू स्टार्ट विथ, अब करें तो सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस की हम बात कर सकते हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री में अब अगर आप यहाँ पर देखोगे यूपीएससी क्या बोलता है. यूपीएससी सिर्फ एक स्टेटमेंट देता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री. अब सिर्फ कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. इसका अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, सपोज इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 में. पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज तक 2024 तक वी आर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. सो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी इवेंट्स या जो भी पर्सनालिटीज या जो भी इश्यूज रहेंगे, क्योंकि ये इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख चुके हो ऊपर. सो ये वाली चीज है ना, यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे रहेंगे हिस्ट्री के अंदर ही 2013 के पीवाईक्यूज को, तो वहां पर आप समझ पाएंगे कि यूपीएससी ने पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर भी इवेंट्स के बारे में पूछा है, पर्सनालिटीज के बारे में पूछा और वेरियस इश्यूज के बारे में भी पूछा है. सो यहाँ पर 1947 से 24 के बीच में जो भी कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, इवेंट्स, पर्सनालिटीज और इश्यूज के ऊपर जो भी सवाल बनते हैं यूपीएससी यहाँ पर आपसे वो पूछ सकता है. अगर मैं इसको और ब्रेक डाउन करूं तो 1947 से 2024 के बीच में इंडिया का कंसोलिडेशन में क्या हो जाएगा? द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स. इसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या एडिंग ऑफ न्यू स्टेट्स इनटू वन अनदर. ओके, या तो फिर ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज. ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाते हैं. अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो सकता है? लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जैसे कि आंध्र स्टेट हो गया, गुजरात और महाराष्ट्र का पार्टीशन हो गया. अभी यहाँ पर ही जीएस 2 का जो फजल अली कमीशन है, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी, उसके भी कॉन्टेक्स्ट में मतलब ना वो ज्यादा करके पॉलिटिकल एंगल को छोड़ के वो रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपसे सवाल पूछ सकते हैं जीएस 1 के अंदर. सो बिटवीन 1947 टू 2024 जो भी इवेंट्स घटित हुए हैं वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं. अगर वो जीएस 2 के अंदर सवाल पूछेंगे सो दैट इज मेजरली गोइंग टू बी, आप आंसर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में करेंगे. लेकिन जब वो जीएस 1 के अंदर पूछेंगे तो आपको हिस्टोरिकल लेवल पे ही आंसर करना पड़ेगा. नाउ अगर मैं सिलेबस को ब्रेक डाउन करूं यहाँ पर, सो क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया एज अ नेशन, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ही बोला था ना. तो कंसोलिडेशन कब से शुरू हुआ? यू आर वेरी मच वेल अवेयर कि 1947 में इंडिया के अंदर मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स थे. ओके, एंड इन प्रिंसली स्टेट्स को सरदार पटेल एंड दी अदर फाउंडिंग फादर्स ने मिलके एक कंसोलिडेटेड यूनियन बनाया. अब ये कंसोलिडेशन इनिशियल टाइम पे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तो उनके समय पे क्या क्या इवेंट्स हुए थे? नाउ सी, नेहरू ही इज अ पर्सनालिटी. ओके, पर्सनालिटी. नाउ नेहरू जी के टाइम पे कंसोलिडेशन के अंदर इंडिया एज अ कंसोलिडेटेड यूनियन, उसके अंदर क्या मतलब उसी के अंदर क्या इवेंट्स, मतलब किस किस हिसाब के इवेंट्स हुए या क्या इश्यूज हुए थे कंसोलिडेशन ऑफ द नेशंस के अंदर. अगर मैं इसी के अंदर इश्यूज जो मैंने अभी बोला, आप इसका सवाल आप आगे देख पाएंगे इन द पीवाईक्यूज ओनली इन द कमिंग ईयर्स. यूपीएससी ने पूछा है कि क्या इश्यूज हुए थे व्हेन फॉर अ यूनाइटेड इंडिया, ऐसा करके यूपीएससी ने सवाल पूछा. तो इसी को ही ब्रेक डाउन किया हमने इवेंट्स, इश्यूज एंड पर्सनालिटीज में ना, तभी तो जाके ये सारे सवाल बने. सो दिस इज हाउ वी नीड टू ब्रेक डाउन. अब नेहरू जी के टाइम की बात करें तो कौन से इश्यूज या अलग अलग इवेंट्स निकल के आए थे इन द कंसोलिडेशन. सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स.
अब इंटीग्रेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स के अंदर जो फाउंडिंग फादर्स थे उनके क्या रोल प्ले थे? नाउ इन दैट ओनली देयर इज वन पर्सन नोन एज सरदार पटेल। अब सरदार पटेल हमें पता है कि ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब यूपीएससी आपसे ये चीज पूछ सकता है कंसोलिडेशन के अंदर ही पर्सनालिटी को मेजर ध्यान में रखते हुए कि सरदार पटेल वाई इज ही नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ऐसा करके, या सरदार पटेल का कंपैरिजन किया जाता है इंटरनेशनल पर्सनालिटी दैट इज जर्मनी की एक पर्सनालिटी है दैट इज नोन एज बिस्मार्क उनके साथ। सो वाई आर दे कंपेयर्ड? ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम सरदार, क्योंकि सरदार बहुत कॉमन है तो इसके वजह से मतलब इनके सवाल बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। सो दैट इज व्हाई यूपीएससी कैन आस्क हु वर द अदर पीपल हु कंट्रीब्यूटेड इन द यूनाइटेड इंडिया, इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड इंडिया। मतलब ये अगेन कंसोलिडेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट नेहरू जी के टाइम पे 1956 में 1953 में यू आर वेल अवेयर फजल अली कमीशन बैठी। देन उसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। सो अब ये फजल अली कमीशन जो था इट वाज फॉर क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ओके, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स की जो बात है ये आपसे पूछ सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं कि भाई प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड कंपेयर इट विद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लिंग्विस्टिक स्टेट्स के डिमांड। या और फिर इसके अलावा ये आपसे ये भी चीज पूछ सकते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है क्या इज इट अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड सैंक्टिटी या इंटेग्रिटी ऑफ द इंडियन यूनियन, ऐसा करके आपसे सवाल पूछ सकते हैं। मतलब ये सारे डिमेंशंस जो है ना ये GS1 के ही डिमेंशंस है, क्योंकि GS1 के अंदर दे आर नॉट स्ट्रिक्टली गोइंग टू आस्क यू इन एसोसिएशन विद हिस्ट्री। ये मर्ज कर देंगे, हिस्ट्री को सोसाइटी के साथ मर्ज कर देंगे या हिस्ट्री को जियोग्राफी के साथ मर्ज कर देंगे, ऐसा करके इनके सवाल बनते हैं। आगे धीरे धीरे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे ना PYQ एनालिसिस जब अपने करेंगे, मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ बात करूंगा कि यूपीएससी कैसे इंटीग्रेट करता है। सो हमारा मेन उद्देश्य यही है आपके इस पूरे प्रिपरेशन के अंदर कि वी make you so much capable that you interrelate the content, okay, interrelate the syllabus topic, क्योंकि सेक्लूजन या सेक्लूडेड स्टडी में कोई भी पढ़ाई नहीं होती है एंड अगर कोई ऐसा पढ़ता है यूपीएससी क्लियर करना उसके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव कि आप ये गलती ना करें। सो एक तो ये चीज हो गया। सो नेहरूवियन इरा के अंदर ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है या लैंग्वेज का डिमांड है या लैंग्वेज, हाउ इज लैंग्वेज अ थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ इंडिया या यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला एंगल है। सो ये सारे सवाल इसके अंदर बनते हैं। सो इसको डिटेल्ड में अपने व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द PYQ हम उसके ऊपर बात करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फर्दर आगे बढ़े तो ट्राइबल इंटीग्रेशन, नेहरू का रोल प्ले क्या था ट्राइबल इंटीग्रेशन में, उनके क्या पॉलिसीज थे और इंडिया ने कौन से पॉलिसीज लाए टू इंटीग्रेट द ट्राइबल्स into the मेन फ्रेम ऑफ द इंडियन यूनियन। इसके अलावा लैंग्वेज एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, अभी जस्ट मैंने इसकी बात करी। अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए हमने क्या काम किया, तो अब इसमें हमने कौन से पॉलिसीज बनाए, हमने कैसे इसको इंक्लूड किया अनटचेबल्स को इनटू द मेन फ्रेम, इसको फिर जो वेरियस आर्टिकल्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर पूछा जा सकता है। सो दैट इज वन अनदर पॉइंट। देन इसके बाद दलित मूवमेंट्स। अब साथियों मूवमेंट्स के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा आगे चल के, ये अगले स्लाइड में मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर मूवमेंट्स के बारे में, वेरियस मूवमेंट्स। सो यहाँ पर मैं अभी उसकी बात नहीं करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेन पॉलिसी, यू आर वेरी मच वेल अवेयर कि इंडिया का इस टाइम पे पंचशील फॉरेन पॉलिसी था, ओके, दैट इज बाय जवाहरलाल नेहरू ओनली। एंड यहाँ पर हमने नाम की भी बात करी थी। ओके, सो नेहरू मतलब इससे इर्द गिर्द सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि पंचशील पॉलिसी उस पर्टिकुलर टाइम पे, अब ये हिस्ट्री है, ठीक है। सो पंचशील पॉलिसी इन कंपैरिजन टू चाणक्य, ऐसा करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। या पंचशील पॉलिसी और मतलब चाणक्य का जो मंडल सिद्धांत था, यू माइट बी वेल अवेयर, मंडल सिद्धांत अगर नहीं रहेंगे तो वी विल लर्न अबाउट इट इन द PYQs, ठीक है। सो उसके कंपैरिजन में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। या पंचशील का मॉडर्न डे रेलेवेंस वो आपसे पूछ सकते हैं, या पंचशील के सक्सेस एंड फेलियर्स आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के सक्सेस एंड फेलियर्स आपसे पूछ सकते हैं, ओके। या तो फिर कंपेयर करवा सकते हैं ड्यूरिंग नेहरू एंड पोस्ट नेहरू के फॉरेन पॉलिसी को। ऐसे इस हिसाब से सवाल आपके यहाँ पर बनते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इनके टाइम पे क्या हुए थे, डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, ओके, एंड क्या क्या वेरियस इवेंट्स थे इसके अंदर। देन लेटर ऑन जो इकोनॉमिक मेजर्स, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या डिवाइड करा है, फॉरेन एक डिमेंशन है नेहरू जी के टाइम पे, देन पॉलिटिकल डिमेंशन है नेहरू जी के टाइम में, देन इकोनॉमिक डिमेंशन है, देन सोसाइटियल डिमेंशंस है, ओके। सो ऑल दिस
अब नेहरू जी के टाइम पे यू आर वेरी मच वेल अवेयर दैट जो 5 ईयर प्लान्स का भी सिस्टम है वो भी चीज शुरू हुआ, बट ये सवाल यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, ये आपका पूछा जाएगा इन द GS 3, दैट इज इन द इकोनॉमी वाला सेक्शन। सो ये यहाँ पर नहीं बनेगा। सो जो भी नेहरू के टाइम पे जो ये सारे फैक्टर्स है, फॉरेन पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, ये सब चीजों के अंदर जिसके बेसिस पे सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट हुआ या उसका हिस्ट्री से एसोसिएशन है, सवाल इस पर्टिकुलर डिमेंशंस के अंदर बनेंगे। सो यू नीड टू बाइफरकेट व्हाट माइट कम इन GS 1 एंड व्हाट माइट कम इन GS 2। सो इकोनॉमिक मेजर्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, नाउ ये भी GS 3 का ही टॉपिक है, बट इसको ये कोरिलेट कर सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं विथ द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, या जियोग्राफी से एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, या लैंड रिफॉर्म्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया एंड प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर सकते हैं, या लैंड का इंपॉर्टेंस इन द इंडियन पीपल, मतलब इंडियन पीपल के लाइफ में लैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, वैसा करके आपसे सवाल पूछ सकते हैं। सो दिस वाज हाउ नेहरू के टाइम के, मतलब नेहरू जी के टाइम के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम हिम, इनके बाद शास्त्री जी का ईरा आया। शास्त्री जी का ईरा के टाइम पे ये सारे वेरियस टॉपिक्स के ऊपर सवाल बनते हैं। अब 2023 के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई टाशकंद डिक्लेरेशन सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है यूपीएससी, और हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है। तो जब ऐसे ऐसे ब्रेकडाउन किया, अगर किसी ने ऐसे ब्रेकडाउन किया रहेगा तब उसको पता रहेगा कि भाई टाशकंद डिक्लेरेशन के अंदर सवाल बन सकते हैं और उसके पास रेडीमेड कंटेंट रहेगा। दिस इज हाउ ब्रेकडाउन ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू प्रेडिक्ट व्हाट माइट कम इन द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो शास्त्री जी के एरा में चैलेंजेस थे, मतलब कौन से उनके टाइम पे चैलेंजेस थे, क्योंकि नेहरू जी के देहांत के बाद इनके ऊपर बहुत सारे इनके कंधे के ऊपर कारभार आया जिसको इन्होंने संभाला। इनके टाइम पे इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ 1965 के अंदर। देन रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर कांग्रेस के अंदर डिवीजन की जो संभावनाएं हैं वो उत्पन्न हुई, एंड आफ्टर दैट डेमोक्रेसी को और ज्यादा इन्होंने स्ट्रेंथन कैसे किया। अब शास्त्री जी क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो टाशकंद डिक्लेरेशन यूपीएससी ने पूछ लिया 2013 में, और एक यूपीएससी ने पूछा है जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान। अब ये कहाँ का है, ये शास्त्री जी का ही तो है। और मैंने अभी प्रीवियसली आपको क्या बताया कि भाई पर्सनालिटीज, इश्यूज एंड इवेंट्स। ठीक है, अब इवेंट तो टाशकंद डिक्लेरेशन था, बट पर्सनालिटी के बेसिस के ऊपर जय जवान जय किसान पूछा गया। तो यूपीएससी ऐसे ब्रेक डाउन करता है सिलेबस को। कभी भी अगर आप अंधाधुंध पढ़ते रहेंगे कि भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस का ये बुक है, किसी ने बोल दिया और आप वो पढ़ रहे हो, तो आप उसको इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। बस आप क्या करोगे कि आप पढ़ने के लिए पढ़ोगे, और पढ़ने के लिए पढ़ने वाले जो होते हैं वो, उनके लिए यूपीएससी क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं, उनके लिए यूपीएससी इजी रहता है। लेटर ऑन आफ्टर शास्त्री जी देर इज गोइंग टू बी द टाइम पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी। इनके टाइम पे जो मल्टी पार्टी सिस्टम इमर्ज होके आया, देन इमरजेंसी का टाइम पीरियड था, उसके टाइम पे जो सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट थे उसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। एंड फाइनली द वेरियस मूवमेंट्स। यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है मूवमेंट्स, और इसने 2013 से 2023 तक बहुत सारे सवाल इसने मूवमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछे हैं। जैसे अलग अलग दलित मूवमेंट्स हो गए, अलग अलग एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हो गए, अलग अलग वुमेन मूवमेंट्स हो गए, और अब एक और चीज आ जाता है, अलग अलग प्राइड मूवमेंट्स हो गए, क्योंकि ये भी तो सोसाइटी एंड हिस्ट्री का ही पार्ट है ना, प्राइड मूवमेंट्स। कैसे, जो प्राइड सोसाइटी है दैट इज LGBTQ। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आता है आज के टाइम में, इनके भी मूवमेंट्स हो गए। ओके, सो दिस इज हाउ मूवमेंट्स। अब ये बहुत डाइवर्स है। ठीक है, ये मैंने डाइवर्सिटी यहाँ पर रखी है, दलित, एनवायरमेंट, वुमेन एंड जो LGBT वाला है। अब इसी के अंदर ये आपसे पूछ सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बारे में, या तो ये आपसे एनवायरमेंटल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आपसे चिपको मूवमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, या जो पर्सनालिटीज इससे एसोसिएटेड थी, या वुमेन मूवमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो फेमस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनके बारे में ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं। सो दिस इज हाउ जनरली दिस थिंग्स नीड टू बी ब्रोकन डाउन। एंड आफ्टर दिस 1991 का टाइम पीरियड आता है। 1991 के टाइम पीरियड में क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थे, ठीक है, प्री 1991 एंड पोस्ट 1991 के अंदर कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुआ, कैसे इंडिया का जो है डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ, ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस का कॉन्टेक्स्ट है। नाउ यहाँ पर मैं आपसे इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूं, बट शेयरली इन द टर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो ये बाइफर्केशन आपने अपने माइंड में करके ही रखना है। सो दिस इज हाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर चीजें, मतलब सिलेबस को ब्रेक डाउन किया जाता है। आफ्टर दिस देयर इज गोइंग टू बी द आइडिया ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम सिलेबस की बात करें तो यूपीएससी क्या बोलता है आपको यहाँ पे, यूपीएससी बोलता है कि भाई हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century सच एज, अब 18th century मतलब क्या, फ्रॉम 1750s ऑनवर्ड्स।
ठीक है, जैसे हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का देखा था 1750 से, वैसे यहाँ पर 1750 से। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होगा, मतलब यूपीएससी किसके ऊपर सवाल पूछ सकता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे पूछ सकता है, वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर पूछ सकता है, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज के ऊपर पूछ सकता है, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, और ये पॉलिटिकल फिलोसॉफीज के अलग अलग फॉर्म्स क्या है और इनके इफेक्ट क्या रहे हैं सोसाइटी में। मतलब सोशलिज्म का इफेक्ट क्या रहा होगा सोसाइटी के अंदर, कैपिटलिज्म का क्या इफेक्ट रहा होगा। और जब हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो कम्युनिज्म के अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं, दैट इज द रशियन फॉर्म क्या रहेगा, ठीक है, या जो चाइनीज फॉर्म है वो क्या रहेगा, देन अलग अलग मार्क्सिस्ट फॉर्म क्या है, ठीक है, देन लेनिन का क्या आइडियोलॉजी था, लेनिनिज्म क्या है, ठीक है, स्ट्रॉइट्स्किज्म क्या है। तो ऐसा करके ये आपसे अलग अलग फॉर्म्स की भी बात कर सकते हैं। कैपिटलिज्म के अंदर अलग फॉर्म आएगा, सोशलिज्म के अंदर एक अलग फॉर्म आएगा। सो इस हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री का ये इन्होंने सिलेबस दिया, बस इतना ही दिया है। बट क्या हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो नहीं। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं कि रीसेंट टाइम्स में यूपीएससी वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर इतने सवाल नहीं पूछ रहा है, लेकिन एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप कभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक भी चीज अगर निग्लेक्ट हो गई तो मान लो अगर 20 मार्क का ही इन्होंने सवाल पूछ लिया, 20 मार्क छोड़ दो, अगर इन्होंने 10 मार्क का ही सवाल पूछ लिया और एंड यू आर क्लूलेस ऑन इट, यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग, तो जाहिर सी बात है 10 मार्क्स का आपका छूट गया। एंड यूपीएससी में एक भी क्वेश्चन छूटना, इट इज अ सिन, सबसे बड़ा पाप है, घोर अन्याय है। आप अन्याय कर रहे हैं अपने यूपीएससी के साथ। सो दैट इज वाई यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ द क्वेश्चन। तो कुछ ना कुछ तो लिख के आना पड़ेगा। नाउ जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं तो मिड 18 सेंचुरी से बात कर रहे हैं, दैट इज 1750s ऑनवर्ड्स। सो 1750s ऑनवर्ड्स से ही हम अपने को नहीं स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको बोला, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। एंड ये इफेक्ट इट माइट बी अ कॉज फॉर अनदर फ्यूचर इफेक्ट, ठीक है, कॉज इफेक्ट वाला रिलेशन है। तो जो 1750s में हुआ रहेगा, इट माइट बी अ इफेक्ट फॉर समथिंग दैट हैड अकर्ड इन 1700s, ठीक है, सो दैट इज द कॉज। एंड दिस माइट बी द इफेक्ट ऑफ समथिंग दैट माइट हैव अकर्ड इन 1600s, ठीक है, सो ये कॉज हो गया। सो कॉज इफेक्ट वाला एंगल है पूरा यहाँ पे। सो जो 1750s के अंदर कुछ चीजें आई रहेंगी, उसके दे माइट बी द इफेक्ट ऑफ समथिंग जो उसके पहले घटित हुआ रहेगा, ठीक है, सो दैट इज द कॉज। सो 1750s के अंदर जो भी इवेंट्स हुए थे, दे वर बेसिकली द इफेक्ट ऑफ समथिंग दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट। सो बेसिकली हमें यहाँ पर पास्ट की भी चीजों को समझना पड़ेगा, जैसे कि रेनेसांस, ठीक है, रेनेसांस जो है वो 14th एंड 15th सेंचुरी एडी के अंदर यूरोप में स्टार्ट हुआ। सो जो 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रिवेल हुआ 1760s के टाइम पे, मतलब 18th सेंचुरी, उसका इनिशियल कॉज क्या है, दैट इज द रेनेसांस। तो रेनेसांस के बारे में जानना पड़ेगा। देन ये जो वेरियस इवेंट्स घटित हुए, दैट इज 7 years वॉर हो गया, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन एरा, देन जो 18वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर जो भी सिचुएशंस थे, वो नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे आया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूपीएससी तो यहां से स्टार्ट कर रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन इसके पहले ये सब चीजें भी हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉज होती है। एंड यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पूछे, जैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर उन्होंने सवाल पूछे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर सवाल पूछे, नेपोलियन के ऊपर सवाल पूछे, नेशनलिज्म इन यूरोप के ऊपर सवाल पूछे, ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक मेजर टॉपिक है, क्योंकि सिलेबस के अंदर ऑलरेडी दिया गया है तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा ही। अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटलिज्म दिया गया है, कॉलोनियलिज्म दिया ही गया है, डी कॉलोनियलिज्म दिया ही गया है, तो ये अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। इंपीरियलिज्म इज जस्ट अ फर्दर पॉइंट ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है। देन इंपीरियलिज्म के ही अलग अलग फॉर्म्स के बारे में भी ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इसके आगे क्या है, एक्सेट्रा है। सो ये क्या है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं। सो अब एक्सेट्रा है तो जाहिर सी बात है दूसरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इंपीरियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। अब ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के फॉर्म्स के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। सो अब ये क्या कर सकते हैं कि क्योंकि इंपीरियलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इसके अलग अलग फॉर्म्स क्या होंगे, एक तो हो जाएगा नियो इंपीरियलिज्म, ठीक है। अब नियो इंपीरियलिज्म जब एक फॉर्म है तो ये इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि इंपीरियलिज्म इज जस्ट अनदर फर्दर स्टेप ऑफ कॉलोनियलिज्म
एंड नियो इंपीरियलिज्म इज अ फर्दर एस्पेक्ट ऑफ दैट। ठीक है, मतलब colonialism leads to imperialism and which in the further time it is neo imperialism। ऐसा करके यूपीएससी आपसे पूछ लेगा और डिस्कस कर देगा। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने सिर्फ इंपीरियलिज्म पढ़ा, लेकिन अपने को नियो इंपीरियलिज्म भी जानना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी ने सीधा सीधा बोला है ना कि भाई मैं फॉर्म्स के ऊपर भी सवाल पूछ सकता हूँ। तो ऐसे करके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के ऊपर भी सवाल बन सकते हैं आपके। देन यूपीएससी ने वर्ल्ड वॉर्स के बारे में बोल दिया है। तो वर्ल्ड वॉर, व्हाट डू वी नो दैट भाई 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 दैट इज 1914 से 1918 तक। ठीक है, एंड वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 45 तक। ठीक है, सो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर तो सवाल पूछे गए, बट बिटवीन दिस टाइम पीरियड जो भी इवेंट्स या पर्सनालिटीज या इश्यूज वर्ल्ड लेवल पे हुए, उसके ऊपर भी तो सवाल बन सकते हैं ना, दैट इज बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर्स। तो यूपीएससी उसके ऊपर भी सवाल पूछ सकता है। दैट इज, एक तो वर्ल्ड वॉर 1 हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो भी कंटेम्प्रेरी इवेंट्स चल रहे थे, दैट इज वेरियस रेवोल्यूशंस। ओके, वेरियस रेवोल्यूशंस। अब रेवोल्यूशंस यहाँ पर ऑलरेडी ऑल्दो यूपीएससी ने पूरी तरीके से लिखी नहीं है, एक्सक्लूसिवली नहीं दिया है, बट इस पर्टिकुलर टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स थे, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग रेवोल्यूशंस थे, तो उसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। देन द वर्ल्ड बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर्स, इसी 2 वर्ल्ड वॉर के बीच में हिटलर आए, देन मुसोलिनी आए। ठीक है, दे क्रिएटेड अ फासिस्ट स्टेट। देन यूएसएसआर, दैट इज 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, दैट इज द बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर जार रेजीम, ठीक है, जार रेजीम जो है वो खत्म हो गया। तो ये सब इवेंट्स भी हैं जो यहाँ पर यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है। अब यूपीएससी आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री को हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करके भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। दैट इज, हाउ डिड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन एक्ट एज अ इंस्पिरेशन फॉर कम्युनिज्म इन इंडिया। ठीक है, अब कम्युनिज्म तो यहाँ पर दिया ही गया है ना वर्ल्ड हिस्ट्री लेवल पे। तो यहाँ पर एक तो आपसे ऐसा सवाल पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है हाउ डिड कम्युनिज्म एट द इंटरनेशनल लेवल इन्फ्लुएंस कम्युनिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस, मतलब ग्लोबल कम्युनिज्म को उन्होंने इंडिया के अंदर कम्युनिज्म के साथ जोड़ दिया। ऐसा करके यूपीएससी आपसे बेसिकली को रिलेट करके सवाल पूछ सकता है ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग द 2 वर्ल्ड वॉर्स। ठीक है, लेटर ऑन वर्ल्ड वॉर 2 आया, एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद after there was the demise of the France and the Britain, USA and USSR ये सोल पावर्स बन गए, they became very much powerful। एंड इनके टाइम पे कुछ और इवेंट्स घटित हुए, दैट इज यहाँ पर डीकोलोनाइजेशन हुआ। अब डीकोलोनाइजेशन अलग अलग जगहों पर हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। बट डीकोलोनाइजेशन के बाद और भी इवेंट्स हुए। ठीक है, और भी इवेंट्स हुए, दैट इज पोस्ट इंडियाज इंडिपेंडेंस ग्लोबल हिस्ट्री में इवेंट्स हुए, दैट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, बाइपोलर एंड यूनिपोलर वर्ल्ड। तो इसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो है ये जियो पॉलिटिक्स का एस्पेक्ट आता है, बट व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? इजंट जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड हिस्ट्री? ठीक है, अब जियो पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी आता है, बट वर्ल्ड हिस्ट्री का एंगल भी आता है। तो ये जो पूरा टॉपिक है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यूपीएससी यहाँ पर आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है। एंड फाइनली अनदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, दैट इज कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, और इनके ये फॉर्म्स भी आपसे पूछ सकता है। दैट इज सोशलिज्म के ऊपर वो इंडिया के अंदर वो पूछ सकता है, दैट जो ओरिजिनल सोशलिज्म है उसको इंडिया के डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के साथ आप कंपेयर कर लो, जो भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। सो दैट इज हाउ यूपीएससी यहाँ पर सवाल पूछता है। एंड दिस वाज द फुल ब्रेकडाउन साथियों, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है और वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हमने किया और ये चीज समझा। सो इसी के साथ मैं इस सेशन को खत्म करूंगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी आप इसको फॉरवर्ड करिए। एंड अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम रिप्लाई करेंगे, और उस चीज को अपने अगले वीडियोस के अंदर हम इम्प्लीमेंट करने की हमारी प्रयास रहेगी। सो वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम प्रयोग IAS।